या कह सकते हैं कि यदि कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में रूपांतरित हो जाता है ऊष्मा के माध्यम से, वह कहलाता है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में रूपांतरित हो जाए ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। जैसे आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है कि कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित हो दो भागों में टूट जाती है। क्या दिया हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम कार्बोनेट CaO तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में दो या दो से अधिक भागों में रूपांतरित हो जाती है। इसके बाद दूसरा है आयनिक वियोजन। पहला है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है आयनिक वियोजन। आयनिक वियोजन मतलब जब दो या दो से अधिक, जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए आयनों के माध्यम से। तो आपके सामने क्या दिया हुआ है कि अणुओं का धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों में वियोजन आयनिक वियोजन कहलाता है। आयन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जब कोई अणु धनात्मक तथा ऋणात्मक अणुओं में वियोजित हो जाए तो कहलाएगा आयनिक वियोजन। जैसे NaCl को हम जब गर्म करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में रूपांतरित हो जाएगा। जैसे HCl H प्लस तथा Cl माइनस में रूपांतरित हो जाएगा। या H2SO4 जैसे, या आपके सामने H2SO4 ये 2H तथा SO4 में रूपांतरित हो जाएगा। ये हमारा कहलाएगा आयनिक वियोजन। और तीसरा है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मतलब ये होता है वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के अणु विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं तो वो कहलाता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है कि वह अपक्रिया जिसमें या वह तत्व या पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, अगर विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए तो वो कहलाता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है कि वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तो यह कहलाता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है कि वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तो यह कहलाती है विद्युत अपघटन। जैसे आपको एक उदाहरण दिया गया है कि 2H2O ये जल है, इसको अगर हम इस विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो ये 2H2 प्लस O2 दो भागों में रूपांतरित हो जाता है। पिछले वीडियो में हमने वियोजन अपक्रिया के विषय में चर्चा किया था। वियोजन अपक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम रासायनिक अपक्रिया के ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया के विषय में चर्चा करेंगे कि ऊष्माशोषी अपक्रियाएं और ऊष्माक्षेपीय अपक्रियाएं होती क्या हैं। तो वे अपक्रियाएं ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है या ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वे अपक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। और इस अपक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को धन चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपीय अपक्रियाएं कहा जाता है और इनमें ऊष्मा की मात्रा को धन चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको दिया हुआ कार्बन या ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपर रूप है, को वायु में जलाने पर निम्नलिखित अपक्रिया होती है। क्या होता है? कार्बन को वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाया जाए तो CO2 प्लस 94.5 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त और यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है। अब दूसरी अगर बात करें ऊष्माशोषी अपक्रिया की, तो ऊष्माशोषी अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब ऐसी अपक्रियाएं जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं वे ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें ऊष्मा की मात्रा के उत्पादों को ऋण चिन्ह द्वारा या निगेटिव चार्ज द्वारा तथा अभिकारकों को धन चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कार्बन और गंधक या सल्फर के साथ क्रिया कराने पर कार्बन डाइसल्फाइड प्राप्त होता है जिसमें 20,000 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें देखिए कार्बन, या आपके सामने कार्बन है और सल्फर है, इन दोनों की अपक्रिया कराने पर
कार्बन डाइसल्फाइड तथा 20,000 किलो कैलोरी ऊर्जा अवशोषित की जाती है। मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है वो कहलाती हैं उष्मा शोषी अपक्रियाएं। वे अपक्रियाएं जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती हैं उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर समझने का प्रयास करें तो जैसे आप लोग जाड़े समय चल रहा है तो क्या होता है कि जाड़े के समय में एक स्टूडेंट, एक बच्चा अगर क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है, जेब में अंदर हाथ डाले जाड़े में बैठा हुआ है या कहीं आग ताप के आके बैठा हुआ है, और एक ऐसा आपका फ्रेंड जो साइकिल चला के जब आए या ऐसे बाहर से आए और आप जब हाथ मिलाए आपसे, तो जैसे ही आप उसके हाथ को टच करते हो तो उस कंडीशन पे जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है उसका हाथ क्योंकि ठंडा होता है और आपका हाथ गर्म होता है क्योंकि आपने आग सेक की है या आप जेब में रखे हुए हो। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आपको उसका हाथ ठंडा लगता है जबकि उसको आपका हाथ गर्म लगता है। इसका मतलब यह है कि वो आपकी ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, जिसके कारण आपका हाथ उसको गर्म लग रहा है, इसीलिए वो आपके हाथ को छोड़ना ही चाहता है। इसके जस्ट अपोजिट अगर बात करें तो आपको उसका हाथ ठंडा लग रहा है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, उसके हाथ को अपने हाथ से अलग करना चाहते हो। और यही क्रिया कहलाती उष्मा शोषी तथा उष्मा क्षेपी अपक्रिया। या हम अगर बात करें, अगर गर्मी के दिनों में अगर छत पे अगर लोहे की सीट पड़ी हो और आपसे कहें कि भैया एक काम करो, लोहे की सीट ऊपर रखी, उठा लो और उसमें बैठ के पढ़ना है, तो क्या आप बैठ पाओगे? क्या जाड़े के दिनों में बात करें, अगर एक लोहे की सीट अगर छत पर पड़ी हो या ऐसे रखी हो और उसमें आप आओ और सुबह उसी में बैठना हो, तो शायद आप बैठना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो लोहे की सीट है वो गर्म होगी और जाड़े के दिनों में लोहे की सीट एकदम ठंडी होगी। और जैसे ही आप बैठोगे उस सीटों पे, तो जाड़े के दिनों में अगर बैठते हैं तो आपको सीट ठंडी लगेगी और आप उस सीट पे बैठना पसंद नहीं करोगे। इसका मतलब यह है उष्मा उत्सर्जित कर रही है लोहे की सीट, जिसके कारण आप उस सीट पर बैठना पसंद नहीं करते हो। ऑक्सीकरण अपक्रियाएं होती क्या हैं? वे अपक्रियाएं जिसमें किसी परमाणु, अणु तथा आयन में से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, वे अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण अपक्रियाएं होती हैं कि वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, वे ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। मतलब वे अपक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो और वे अपक्रियाएं जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन में से इलेक्ट्रॉन अलग हो या पृथक हो, वे अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है? वे अपक्रियाएं जिसमें किसी अणु, परमाणु या आयन में से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, पृथक होते हैं, वे अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, Zn तथा CuSO4 के साथ अपक्रिया कराने पर ZnSO4 प्लस Cu आपको पृथक तरीके से, इलेक्ट्रॉन पृथक तरीके से आपको दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त आपको Na सोडियम है, सोडियम में Na प्लस तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अपक्रिया के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। पेपर क्वेश्चन आता है उपचयन अपक्रिया क्या है, तो उपचयन अपक्रिया और ऑक्सीकरण अपक्रियाएं दोनों एक ही अपक्रिया होती हैं। क्या होता है फिर से देख लेते हैं। वह अपक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु, अणु तथा आयन में से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सीकरण अपक्रियाएं हैं? तो आपके सामने दिया हुआ कुछ पॉइंट कि वह ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। पहला पॉइंट ये क्या है, किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण अपक्रिया कैसे पहचानेंगे, तो उसमें ऑक्सीजन का योग हो तो वो ऑक्सीकरण अपक्रिया है। किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण अपक्रिया है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन पृथक होते हैं, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हाइड्रोजन पृथक हो रहे हैं तो इसका मतलब वो ऑक्सीकरण अपक्रिया है। और किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी आ जाए, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी आए तभी जान जाइएगा
कि इसका मतलब यह है वो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बात करें अपचयन अपक्रिया, रिडक्शन अपक्रिया होती क्या है, तो ऐसी अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु तथा आयन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। उसमें क्या था, उसमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है या इलेक्ट्रॉनों को पृथक किया जाता है, वो ऑक्सीकरण अपक्रिया थी। और इसमें क्या होती है, अपचयन अपक्रिया में वह अपक्रिया जिसमें किसी अणु, परमाणु या आयन में से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाए, तो ऐसी अपक्रिया को अपचयन अपक्रिया कहते हैं। और इस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। अपचयन अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है और ऑक्सीकरण अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। याद रहेगा। फिर से एक बार बताते हैं कि वह अपक्रिया मतलब जब कोई अपक्रिया कराई जाए और उस अपक्रिया के किसी अणु या किसी परमाणु या किसी आयन में यदि इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो रही है, तो इसका मतलब यह है वो ऑक्सीकरण अपक्रिया है। और यदि किसी अणु, परमाणु या आयन में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। और अपचयन अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। और अपचयन अपक्रिया को कैसे पहचानेंगे, अपचयन अपक्रिया में क्या होता है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है। अपचयन अपक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होगा और उसमें क्या था, हाइड्रोजन पृथक किया जाए। ऑक्सीकरण अपक्रिया में हाइड्रोजन पृथक किए जाते हैं और इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। दूसरा क्या है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो वह अपक्रिया अपचयन अपक्रिया कहलाती है। और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक की जाती है, तो ऐसी अपक्रिया को भी अपचयन अपक्रिया कहते हैं। आपके सामने एक रिएक्शन दी हुई ZNO प्लस C, ZNO प्लस C आपस में अपक्रिया कराएंगे तो Zn प्लस CO बनेगा। इसके अतिरिक्त 2FeCl प्लस 2H2S के साथ अपक्रिया कराने पर 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस सल्फर अलग बचता है।